अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लेट्स थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि कुछ लोग ज्वाइन कर लें, फिर हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज जो है पहले मैं अपना तारुफ करा दूं। प्रोफेसर डॉक्टर उस्मा अली, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, माहिर नफ्सियात। काफ़ी दिनों के बाद आज हमारा प्रोग्राम है जो मैंने काफ़ी दिनों के बाद रखा है। लास्ट टाइम आई थिंक 10 अक्टूबर को हमने किया था मेंटल हेल्थ, जब हम मना रहे थे ऑनलाइन, हम कैंप हमने किया तो उस वक्त प्रोग्राम किया। उसके बाद फिर ज़ाहिर है कुछ मसरूफियात भी हो गई और बीच में मौसम भी चेंज हुआ, मेरी अपनी तबीयत भी कुछ ख़राब हो गई। तो अब थोड़ा सा सेटल डाउन हुए हैं तो आई थिंक मैंने सोचा है किसी अच्छे से टॉपिक पे प्रोग्राम कर लें। तो अस्सलाम वालेकुम आदिल, फ़ाइक, अलमास, मरियम जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है। क्या हाल है आप लोगों के कैसे दिन गुजर रहे हैं और किस तरह से चीज़ों को लेके चल रहे हैं, थोड़ा सा शेयर करें ताकि उसी पर्सपेक्टिव में, उन्हीं सिचुएशंस में फिर आज का जो टॉपिक है हम उसको लेके चलते हैं। क्या हो रहा है आप लोगों की लाइफ में, आप लोगों को किस तरह से लाइफ गुजार रहे हैं, किस तरह से लाइफ को परसीव कर रहे हैं। चेंजेस तो डेफिनेटली कोविड के बाद से काफ़ी चीज़ों में चेंजेस आ गई हैं। हमारा रहन सहन चेंज हो गया है, हमारा मिलना जुलना लोगों के साथ उस तरह से नहीं रहा जैसे पहले होता था। एजुकेशन, जॉब्स, कारोबार, सभी के अंदर जो है चेंजेस आ गई हैं और वो चीज़ डेफिनेटली फिर हमारी जो मेंटल हेल्थ है उस पर भी असरअंदाज होती है। हमारा जो सोच है उस पर भी असरअंदाज होती है, हमारी फीलिंग्स पे भी असरअंदाज होती है और हमारे जो डिफरेंट ताल्लुकात होते हैं वो उन पे भी असरअंदाज हो रही होती है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आपकी लाइफ में इसकी वजह से कोई चेंज आया है? आप लोग किस तरह से मैनेज जो है चीज़ों को कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। कौन कौन है? मरियम, अज़हर, फ़ाइक, अस्सलाम वालेकुम, मिजाज साहब, मंसूर हुसैन एंड अल्ताफ़ साहब हैं, अज़हर हैं। हम लड़कों की अच्छा पीछे पड़ गई है एजुकेशन का। जी मुश्किल हो गई है, हो नहीं पा रही। जी बिल्कुल, एजुकेशन इफ़ेक्ट डेफिनेटली हो रही है। और अभी ऑनलाइन पे बिल्कुल, अभी जैसे सेकंड वेव आई है कोविड की तो उसके बाद से दोबारा से ऑनलाइन पे चीज़ें चली गई हैं। डेफिनेटली जान है तो जहान है। अगर हम जिस्मानी तौर पे सेहतमंद हैं जब भी हम काम काज जो है वो कर सकेंगे। तो हमारे यहाँ भी ऑनलाइन ही चल रहा था। कुछ चीज़ें हमने जो प्रैक्टिकल्स हैं उसमें हमने स्टूडेंट्स को हमने बुलाया और कुछ काम जो पेंडिंग थे हमारे वो हमने किए। क्लिनिक भी हमने खोल लिया। लेकिन अब दोबारा से बंद हो रहा है तो अभी कम्प्लीटली तो हमने बंद नहीं किया है क्योंकि ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं तो वो एकदम से बंद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले ही बीच में बहुत ब्रेक आ गया तो किसी ना किसी हद तक थोड़ा बहुत हम चला रहे हैं। फिर ऑनलाइन भी हम स्टार्ट जो है, होपफुली इसको ऑनलाइन पे कुछ टाइम के लिए हम शिफ्ट करेंगे दोबारा से ताकि चीज़ें जो हैं वो चलती रहें। जी अरमास, बिज़ी विद स्टडीज़, गुड। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अपना अपना जो है अपनी स्टडीज़ में बरकरार रखे हुए हैं। उसमें थोड़ा सा ये भी होता है कि अगर आप बिज़ी रहते हैं तो काफ़ी हद तक जो है आपका टाइम अच्छा गुजरता है, आप डिस्ट्रैक्ट भी रहते हैं और ये नहीं लगता कि आपने कुछ लॉस किया है और चीज़ें चल रही होती हैं साथ साथ और चलती भी रहनी चाहिए। और फिर आप अपना जो गोल्स हैं उनको थोड़ा शिफ्ट भी कर सकते हैं। जब आप पहले जा रहे थे अपने अपने इदारों में और जाके इन प्लेस काम कर रहे थे तो वहाँ पे आपके गोल्स थोड़े चेंज थे और तरह से आप चीज़ों को लेके चल रहे थे। लेकिन जब आपने ऑनलाइन शिफ्ट कर लिया है तो डेफिनेटली आपने अपने गोल्स को भी चेंज कर लिया। अब जो काम आप घर पे रह के कर सकते हैं आप उनको ज़्यादा फोकस कर लें। मे बी पहले पास्ट में उतना टाइम नहीं मिला होगा कुछ ऐसी चीज़ें करने का जो कि आपको घर पे रह के करनी थी और अब जो है ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो आप उन चीज़ों को ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। जी मैम, हम लोगों को कैसा समझ मैम हम लोगों को कैसा समझ किया कोरोना ड्रामा है कि
दिमाग का गेम हो रहा है। जी बिल्कुल ड्रामा नहीं है, ये बिल्कुल रियल है। और अपनी डेफिनेटली फैमिलीज़ के अंदर भी, हमारी अपनी फैमिलीज़ के अंदर भी लोग जो है फील कर रहे हैं। और कुछ लोग तो आईसीयू में भी रहकर आए हैं, हमारे बहुत ही करीबी दोस्त। अल्लाह का शुक्र है कि अब वो ठीक हैं। आईसीपी ने हमने खुद सफ़र किया है, तो बिल्कुल भी ड्रामा नहीं है, बिल्कुल इसको सीरियसली लीजिए। ये एक वायरस है, कंटेजियस है, लग जाता है। और जिस हद तक भी आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, अपनी डाइट का, रोज़मर्रा की जो रूटीन है उसका, और मेंटली भी अपने आप को स्टेबल रखेंगे, हेल्दी रखेंगे, तो आप इनसे फिर फाइट कर सकते हैं। और कोरोना के साथ अगर हो भी जाता है तो उसको कम्बैट कर सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं घर पे रहते हुए खुद से। यस मैम, चेंज तो बहुत आया है कोविड की वजह से। और अभी स्टडी रिलेटेड जो काम पेंडिंग है उनके लिए भी स्ट्रेसफुल कंडीशन है। जी बिल्कुल स्ट्रेसफुल है, तो स्ट्रेस रिलीजिंग जो एक्सरसाइजेस हैं उनको ज़रूर अपनाइए, ताकि साथ साथ आपका जो माइंड है वो स्ट्रेस से जो है वो रिलीज़ होता रहे साथ साथ। और जो चीज़ें पेंडिंग हैं उनके बजाय कुछ और ऐसे काम जो आपको लगता है कि घर पे रह के हो सकते हैं। जैसे अगर हम थोड़ा सा अपना फोकस करें इंस्टीट्यूट में, अगर हम क्लिनिक पे हमारा बीच में बंद हो गया तो ज़ाहिर है हम नहीं जा पा रहे थे, तो ऑनलाइन हमने शुरू कर दिया। और साथ में जो रिसर्च वर्क था हमने ज़्यादा हमने फोकस कर लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी पोस्ट भी एक शेयर की थी, तकरीबन हमने 13 जो PhDs हैं इस दफ़ा हमारे इस साल प्रोड्यूस हुए हैं। बहुत सारे माशाल्लाह से रिसर्च प्रपोजल्स जो हैं वो हमने फाइनल कर दिए हैं, जो इंशाल्लाह जमा भी हो जाएंगे। तो आप अपने उस टाइम को किसी और तरह से यूटिलाइज जो है वो कर सकते हैं। जी थैंक यू लिशबा अली फॉर ज्वाइनिंग, एंड जमशेद ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। फ़खर थैंक यू वेरी मच। मुराद एंड और कौन है, जी बुशरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का, थैंक यू। जी साबिर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सुफियान, जमाल, मंजूर, ओके। तो आज का जो टॉपिक है मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी बताती हूँ। बड़ा सा इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा था, मैं चाह रही थी कि इस पर हम बात करें। बहुत सारे ऐसे सवालात हमारे पास आ रहे होते हैं कि हम किस तरह से अपनी नेगेटिव थिंकिंग को कैसे चेंज करें, नेगेटिव जो फीलिंग्स हो जाती हैं उसे कैसे चेंज करें, माजी में जो हमारे साथ बुरा हुआ वो बार बार ख्यालात आते रहते हैं, उनसे कैसे पीछा छुड़ाएं। तो जो आज का हमने टॉपिक रखा है ये है रीफ्रेमिंग। फ्रेम का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। हर चीज़ का एक फ्रेम होता है, हम चीज़ों को फ्रेम में रखते भी हैं, हम दीवारों पे भी फ्रेम्स लगाते हैं, और डिफरेंट फ्रेम में ही हम चीज़ों को परसीव करते हैं। तो अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो उसमें जो रीफ्रेमिंग है, रीफ्रेम का मतलब है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ जिसको वो देखता है, सुनता है या महसूस करता है, उसके पीछे उसका कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है, या वो उसका जो भी जिस चीज़ को भी वो देख रहा है उसको वो कोई ना कोई मीनिंग असाइन कर देता है। और वो मीनिंग कहाँ से आते हैं, उसका एक थॉट प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल हम 5 सेंसेस की बेस पे चीज़ों को परसीव करते हैं, ठीक है। 5 सेंसेस में हमारा देखना आ गया, हमारा सुनना आ गया, हमारा महसूस करना आ गया, सूंघना आ गया, और जो हमारी स्मेल का ऑल्फैक्टरी जो टेस्ट होते हैं, ये वो हमारे सेंसेस हैं जो हमें चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं एज इट इज़, जैसे कि इंफॉर्मेशन होती है। यानी हर इंसान को वो चीज़ वैसी ही नज़र आएगी जैसी कि वो रियल में है, और ये फैक्ट है। तो सेंसरी जो सेंसेशन, यानी जो अगर हम सेंसेस की बात करें तो हम इंफॉर्मेशन जो है अपनी सेंसरी मोडालिटी से हम ले रहे होते हैं, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को हर इंसान जो है डिफरेंट तरह से लेता है, या डिफरेंट तरह से उसको मीनिंग असाइन करता है, या डिफरेंट तरह से वो परसीव करता है। उसकी क्या रीज़न होती है? उसकी रीज़न ये होती है कि हमारे माइंड के अंदर कुछ मेंटल फिल्टर्स होते हैं। यानी हमारा ब्रॉटअप जिस तरह से होता है, हमारी तरबियत जैसी होती है, या जिस इन्वायरमेंट के अंदर या जिस फैमिली बैकग्राउंड के अंदर हम रहते हैं, या जिस माशरे के अंदर हम रहते हैं, जिस कल्चर में हम रहते हैं, जो लैंग्वेज हम बोलते हैं, जैसी हमारी तरबियत होती है, जो हमारा रिलीजन होता है, या जो हमारे घर के अंदर हमारी वैल्यूज़ होती हैं, या किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी जाएगी, या जो हमारे अपने इंटरेस्ट भी होते हैं, उन सब को मद्देनज़र रखते हुए हम चीज़ों को परसीव करते हैं। हमने फॉर एग्जांपल एक आदमी है जिसने कहीं जाते हुए देखा कि एक गाड़ी जो है दूसरी गाड़ी को लग गई है। तो हो सकता है एक बंदा जो है उसको देख के मुस्कुरा के, या एक बंदा जो है मुस्कुरा के आगे चला जाए, दूसरा पर्सन जो है वहाँ पे रुक जाए, तीसरा जो है वो पुलिस को फ़ोन कर दे, या चौथा जो है वो एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कर दे।
तो हर इंसान उस सिचुएशन को डिफरेंट तरह से परसीव करेगा और उसका जो फीलिंग है वो भी डिफरेंट होगी और उसका रिएक्शन भी डिफरेंट होगा। ये क्यों होगा, क्या रीज़न इसकी हो सकती है? इसकी रीज़न ये हो सकती है कि हर इंसान की परसीव करने का तरीक़ेकार जो है वो डिफरेंट है, उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट है, उसके जो इंटरेस्ट हैं वो डिफरेंट है, उसके इमोशंस डिफरेंट हैं। कोई रुक गया तो उसने ये सोचा कि मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, अगर मैं हेल्प नहीं करूँगा तो हो सकता है ये शख्स जो है परेशानी का शिकार हो जाए, तो मैं वो पहला बंदा बन जाऊँ ताकि मैं इसकी हेल्प कर दूँ। जो चला गया उसने सोचा होगा कि बहुत सारे और लोग जो हैं यहाँ पर हैं, तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं मेरा रुकना, कोई दूसरा है वो मदद कर देगा। उसकी थिंकिंग पैटर्न जो है वो ऐसा हो सकता है। कोई दूसरा पर्सन जो चला गया वो ये भी सोच सकता है कि अगर मैं रुक गया तो हो सकता है मैं ही पकड़ा जाऊं या मेरा ही कसूर कुछ हो जाए और फिर मुझे पुलिस के चक्कर लगाने पड़े, तो वो अपने डर और खौफ की वजह से वहाँ से चला जाएगा। तो बेसिकली रिफ्रेमिंग की ज़रूरत कब पड़ती है या रिफ्रेम हम की टेक्निक हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमें लगता है कि जो हमारे जो ताल्लुकात हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, उनमें प्रॉब्लम आ रहा है, या हम स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं, या एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, या डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, या नेगेटिव सोच रहे हैं। अपने सोच के जाविये को बेसिकली बदलने का नाम जो है वो रिफ्रेमिंग कहलाता है। यानी अगर हम अपना जो कॉन्टेक्स्ट है, या जो हमने मीनिंग्स दिए हैं उस शख्स को की बात को, या उस सिचुएशन को जो हमने मीनिंग्स दिए हैं, जो अल्फाज हमने इस्तेमाल किए हैं उसको इंटरप्रेट करने के लिए, उस कहानी को लिखने के लिए या उस कहानी को बताने के लिए, वो अल्फाज अगर मेरे लिए स्ट्रेसफुल हैं या मेरे ताल्लुकात को ख़राब करते हैं या मुझे नेगेटिव स्टेट की तरफ ले जाते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि मुझे अपने सोच के जाविये को बदलने की ज़रूरत है। तो इसका मतलब है कि मुझे अपने फ्रेम को चेंज करने की ज़रूरत है। तो इसका मतलब है कि मुझे जो सिचुएशन है उसको किसी और पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है। तो कुछ बहुत ही बेसिक जी, अस्सलाम वालेकुम अर्शी भाभी, ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। मिशेल, बच्चा खान, मारिया, मुजीबुर रहमान, अदनान, बहुत बहुत शुक्रिया। जमाल, इमरान, अलीशा ज्वाइन करने का, थैंक यू वेरी मच। तो थोड़ा सा कुछ बेसिक गाइडेंस है, गाइडलाइन है जो मैं बताना चाहूँगी कि रिफ्रेमिंग जब हम कर रहे होते हैं तो किस तरह से या किन चीज़ों को हमें ख्याल रखना चाहिए। बेसिकली हम अपने घर के अंदर भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बहुत सारे पेरेंट्स अभी मुझे देख रहे हैं जो उनके साथ बहुत से टीन बच्चे, जब फॉर एग्जांपल जैसे 12-13 साल के, 14 साल के बच्चे जो बढ़ रहे होते हैं और चीज़ों को इंडिपेंडेंटली देख भी रहे होते हैं, परसीव भी कर रहे होते हैं, तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा उनको आ जाता है और बहुत सी चीज़ों को उनको लगता है वो खुद मैनेज नहीं कर पाते। तो पेरेंट्स के लिए भी ये रिफ्रेमिंग की टेक्निक बहुत इफ़ेक्टिव इस तरह से रहती है कि वो अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं, उनके पर्सपेक्टिव को वो चेंज कर सकते हैं, या अपने कुलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या आप खुद अपने साथ भी इस टेक्निक को आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। बस कुछ चीज़ों का ख्याल रखें कि हमें बेसिकली किन किन जो गाइडलाइन है उनको मद्देनज़र रखना है चेंज करते हुए। तो रिफ्रेमिंग सबसे पहले हम करते हुए हम ये देखेंगे कि हमने शिफ्ट करना है पैसिव से एक्टिव की तरफ। यानी वो चीज़ जो मुझे लगता है कि मुझे पीछे कर देती है या मुझे आगे ज़िंदगी में बढ़ने नहीं देती, या मुझे मेरी जो लिमिटेड थॉट्स हैं उसको रिवेल करती है। फॉर एग्जांपल ये एक सोच हो सकती है कि मैं ये काम जो है शायद नहीं कर सकूँगा। अगर कोई आपका फैमिली मेम्बर, आपका दोस्त या कुलीग अगर आपसे ये कहता है कि मैं ये काम नहीं कर सकूँगा, तो फॉर एग्जांपल आप उसको रिफ्रेम इस तरह से कर सकते हैं कि अच्छा तुम मुझे बताओ कि इस काम में तुम्हें कौन सा काम ऐसा है या कौन सा स्टेप ऐसा है जो सबसे ज़्यादा आसान लगता है। या अगर कोई ये कहता है कि मेरे लिए ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है या इसके अंदर बहुत सारी मुश्किलात आएंगी, ये उसका पर्सपेक्टिव है। अगर आपसे आपके किसी दोस्त ने, कुलीग ने इस तरह से कहा है और आप चाहते हैं कि उसकी रिफ्रेमिंग करें या अपने आप को भी आप प्रैक्टिस करें उस रिफ्रेमिंग की, या अपनी सोच को चेंज करने की प्रैक्टिस करें, तो आप उसको पूछ सकते हैं कि अच्छा ठीक है, तुमने कहा कि ये काम जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है या इस काम के अंदर बहुत सारी मुश्किलात जो हैं वो आएंगी, तो तुम मुझे ये बताओ कि इसके अंदर कौन सा ऐसा स्टेप है जो सबसे ज़्यादा आसान है। और फिर वो आपको बताएगा कि इसमें कौन सा ऐसा स्टेप है जो सबसे ज़्यादा आसान है। तो आसानी के लिए हम इजीली तैयार हो जाते हैं, मुश्किलात से घबरा के हम पीछे हट जाते हैं। तो बेसिकली हमने पैसिव से एक्टिव की तरफ जो है आना है और यहाँ से हमारी रिफ्रेमिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी।
शिफ्ट फ्रॉम नेगेटिव फीलिंग से पॉजिटिव, यानी जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं वहाँ से हमने तब्दील करना है पॉजिटिव फीलिंग्स की तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आपसे ये कहता है कि ये जो सिचुएशन है ये मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर देती है, या मैं अगर इस एनवायरनमेंट के अंदर जाता हूँ तो ये मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर देता है, तो वहाँ पर आप उससे पूछ सकते हैं, अच्छा ठीक है, अगर तुम वहाँ पर इस एनवायरनमेंट में जाते हो और वो तुम्हें वो एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर देती है, तो वहाँ पर कोई एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें वहाँ पर जाने के लिए आसानी पैदा करती है, या कोई एक ऐसी चीज़ ऐसी है जो वहाँ पर तुम्हें अच्छी लगती है, वो क्या है उसके बारे में मुझे बताओ। या कोई कोई एक भी छोटा सा ऐसा इवेंट, या कोई भी एक अगर कोई ये कहता है कि वहाँ पे सभी लोग बहुत बुरे हैं, तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं कि अच्छा वहाँ पर कोई एक दो ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं। तो बेसिकली आपने क्या करना है कि नेगेटिव फीलिंग्स को चेंज करने के लिए कोई ना कोई पॉजिटिव बात जो है वो करनी है, पॉजिटिव एस्पेक्ट को जो है वो लेकर आना है। यानी बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग नेगेटिव सोचते हैं या नेगेटिव फील करते हैं, तो बेसिकली वो हर चीज़ को नेगेटिवली परसीव कर रहे होते हैं। उनके लिए जो है इन्वायरमेंट के अंदर वो सारी उन चीज़ों को पिक करते हैं जो कि नेगेटिव हैं और नेगेटिविटी की तरफ लेके जाते हैं, वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पर अगर आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, या जो भी आपके साथ फैमिली मेम्बर है, जो आपके बच्चे हैं, या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, कुलीग्स हैं, या आपस में आप स्टूडेंट्स हैं और आप रोल प्लेइंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको हैप्पीनेस की तरफ लेके जाती है, कौन सी चीज़ ऐसी है उस सिचुएशन में जो आपको खुशी देती है। सेकंड, तीसरा पहलू ये है कि हमने ये देखना है कि पास से हमने फ्यूचर की तरफ जो है शिफ्ट करनी है अपनी जो रिफ्रेम करना है हमने पास से फ्यूचर की तरफ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आपसे ये कहता है कि मुझे शुबा है कि मैं कभी भी अच्छी स्पीच नहीं दे सकूँगा, या मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहाँ पे मैं जाऊँगा तो कोई भी मुझे पसंद नहीं करेगा, या मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मैं वहाँ पर घबरा जाऊँगा, या मैं नहीं कर पाऊँगा फ्यूचर के बारे में, अगर कोई इस तरह से आपसे कहता है, तो वहाँ पे क्या आप रिफ्रेम उसको क्या देंगे या किस तरह से बात करेंगे कि आप उसे इमेजिन कराएंगे। अच्छा ठीक है, इमेजिन करो कि तुम वहाँ पे जा रहे हो, और तुम वहाँ पे जा रहे हो और तुम बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी स्पीच जो है वो दे रहे हो, बिल्कुल रिलैक्स रहते हुए। जब हम इमेजिन कर लेते हैं किसी चीज़ को और हम देख लेते हैं पहले से ही फ्यूचर को, तो जो एंजाइटी होती है वो बेसिकली कम हो जाती है। और हम जब पॉजिटिवली इमेजिन करते हैं अपने फ्यूचर को, तो वो पॉजिटिव जो इमेजिनेशन है वो आपके इमोशंस के अंदर पॉजिटिव चेंज लेके आती है, और आपकी पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो भी डेवलप जो है होना शुरू हो जाती है, और आप फ्यूचर को पॉजिटिवली आप प्रिडिक्ट करने लगते हैं या पॉजिटिवली देखने लगते हैं। तो एक्चुअली में जब हम एंजाइटी का शिकार होते हैं या एंजाइटी बढ़ जाती है, तो उसमें होता क्या है कि हम अपने फ्यूचर को नेगेटिवली पहले से ही नेगेटिवली प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि जब मैं बाहर जाऊंगा तो ऐसा ही हो जाएगा, या सड़क पे बहुत ज़्यादा रश होगा और फिर रश के अंदर जो है मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होना शुरू हो जाएगी, या मैं स्टेज पे जाऊंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होना शुरू हो जाएगी, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो जब पहले से ही आपने नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट कर ली है अपने माइंड के अंदर, तो ऑटोमेटिकली एंजाइटी जो है वो बढ़ने लग जाएगी और आप उस सिचुएशन को अवॉइड करने लगेंगे। तो वहाँ पर बेसिकली क्या है कि आपने अपनी सोच के ज़ाविये को चेंज करना है इमेजिनेशन के थ्रू। एक्सक्यूज मी। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं खांसी आ जाएगी, काफ़ी दिनों से मेरा गला ख़राब है और मैंने कोई प्रोग्राम नहीं किया, तो मुझे एक्सपेरिमेंट पहला एक्सपेरिमेंट है, गला ठीक थोड़ा सा ठीक हुआ है अभी उसके बाद से। अच्छा, एक तो ये होगा कि हम फ्यूचर को पॉजिटिवली चेंज कर सकते हैं थ्रू इमेजिनेशन। अगर आप इमेजिन करेंगे कि आप फ्यूचर में जा रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स रहते हुए अपनी स्पीच दे रहे हैं और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर आपकी स्टेट जो है वो रिलैक्सिंग हो जाएगी, तो आपकी एंजाइटी भी कम होगी और फिर आप फ्यूचर में अपने आप को पॉजिटिवली लेके जा सकते हैं। और एक और ये होता है कि शिफ्ट करें अपने फ्यूचर को माजी की तरफ, यानी आपका जो फ्यूचर है उसको माजी की तरफ आपने लेके जाना है। यानी अगर पहले से ही आप ये सोच लेते हैं कि मैं अपने फ्यूचर में अपने इस मकासद को कामयाब नहीं कर सकूँगा या अपना मकसद जो है हासिल नहीं कर सकूँगा, तो वहाँ से शिफ्ट कैसे करेंगे? ओके ठीक है, तुम ये सोचते हो
लेकिन तुम ये देखो कि माजी में जब तुमने अपना मकसद हासिल किया था तो वो कैसे किया था। यानी हमने यहाँ पे क्या करना है, अगर फ्यूचर के बारे में आप ये सोच रहे हैं कि आप नहीं कर पाएंगे और आपको लग रहा है कि आपकी जो बिलीव है वो लिमिटेड है और आप वहाँ पे आप अपने आप को कम फील कर रहे हैं और नाउम्मीद हो रहे हैं अपने फ्यूचर से, तो वहाँ पर क्या करना है आपने कि अपने माजी में जाना है कि जब पहले हुआ था या पहले मैंने कामयाबी हासिल की थी तो वो मैंने कैसे की थी। वहाँ पे हमने माजी से जो पॉजिटिव इवेंट हुआ है या माजी में मेरे साथ जो पॉजिटिव मैंने हासिल किया है या माजी में जो मैंने कामयाबी हासिल की है, मुझे वहाँ से वो इवेंट उठाना है। मोस्टली हम क्या करते हैं कि मैं फ्यूचर में क्यों नहीं कर पाया था, ये क्यों नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं माजी में भी नहीं कर पाया था। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, अच्छा कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि आप नहीं कर पाए। हमेशा तो ऐसा नहीं होता ना हमारे साथ कि हम कुछ नहीं कर पाते। अगर एक पर्सन है जो कि अभी मास्टर्स कर रहा है और उसको लग रहा है कि वो मास्टर्स नहीं कर पाएगा, तो ये तो बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है कि आप उससे पूछें कि अच्छा ठीक है, तुमने बीए कैसे किया था, या तुमने इंटर कैसे किया था, या तुमने मैट्रिक कैसे किया था, उसमें क्या स्ट्रैटेजी, तुमने कितने मार्क्स आए थे, या किस तरह से तुम लेके चले थे, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी। इसका मतलब है कि अगर तुम मास्टर्स में पहुंचे हो तो पीछे से कुछ ना कुछ कामयाबी लेके ही आगे आए हो ना, तो वो कैसे हासिल की थी। तो वहाँ से फिर आपने पॉजिटिव इवेंट्स उठाने हैं और पाजी में ले जाके उसे इमेजिन कराना है, उसकी वो जो स्टेट है जो उसको खुश करती है, उसके पॉजिटिव। जब बहुत दफ़ा ऐसा होता है ना हम लाइफ में अपनी माजी से बहुत सारी चीज़ें या मेमोरीज हम रिकॉल कर रहे होते हैं, या कोई भी ऐसी बात कोई दोस्त जिक्र कर देता है, फॉर एग्जांपल किसी खुशी का, कामयाबी का, रिज़ल्ट का जिक्र कर देता है, किसी अच्छी जगह जाके हम इंजॉय करते हैं, या माजी में हम गए थे कहीं और हमने बड़ा इंजॉय किया था और हम उसको रिकॉल करने लगते हैं, तो फिर हमारे अंदर एक पॉजिटिव स्टेट या वंडरफुल फीलिंग आ जाती है। तो माजी में ले जाएं, उसको इमेजिन कराएं और देखें कि वो क्या देख रहा है। वही चीज़ें जो माजी में उसके जहन में सोचें आई थी उनको रिकॉल कराएं, और साथ ही वो फीलिंग्स जो हैं वो देखें कि उस वक्त क्या फीलिंग थी और किस तरह से उसने क्या क्या स्टेप्स जो है, क्या स्ट्रैटेजी उसने अपनाई थी, क्या क्या स्टेप्स उठाए थे, पहले क्या किया था, उसके बाद क्या किया था और उसके बाद क्या किया था कि उसने अपना वो गोल जो है वो अचीव कर लिया था। और इसी स्ट्रैटेजी को फिर आपने अपने फ्यूचर में भी देखना है कि अगर माजी में मैं कर सकता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं आगे अभी हाल में भी कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में भी इसको कर लूँगा। तो रिफ्रेमिंग में बेसिकली हम क्या, एक तो हमने शिफ्टिंग करनी है, डिफरेंट चीज़ें, पैसिव से हमने एक्टिव की तरफ हमने आना है। फ्यूचर्स अगर मुझे नेगेटिव दिखाई दे रहा है तो पास्ट से मैंने पॉजिटिव चीज़ों को रिकॉल कराना है, और अगर मुझे लग रहा है कि पास्ट मेरा मुझे तंग कर रहा है या वो मुझे बार बार मैं पास्ट में जा रही हूँ, तो मैंने क्या करना है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो माजी में ही रहते हैं कि मेरे साथ तो हमेशा ही बुरा हुआ, मैं तो हूँ ही फेलियर, मुझे तो कभी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं मिला, और वहीं से स्टक हो जाते हैं उस स्टेज के अंदर। तो वहाँ उसको छोड़ नहीं रहे होते बेसिकली कि मेरे साथ तो बुरा ही हुआ है, और मैंने आगे जो है मैं किस तरह से जाऊँ या किस तरह से मैं ज़िंदगी में जो है आगे बढ़ूँ। और वो स्टक स्टेज से जो है बेसिकली हमें जो है निकलना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम मोस्टली जो हमारे पास क्लाइंट्स भी आते हैं या जो हम डिफरेंट बात भी कर रहे होते हैं, हम विक्टिम साइड से जो है कॉज साइड पे आते हैं। यानी आपने जो शिफ्ट करनी है रिफ्रेमिंग करते हुए अपने आप को, तो आपने विक्टिम साइड से कॉज साइड पे आना है। विक्टिम साइड का मतलब क्या है कि मेरे साथ तो हमेशा ही बुरा होता है, या उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, या मैं जब भी कुछ अच्छा करने का कोशिश करता हूँ लोग मुझे रोक देते हैं, या तो मेरे साथ हमेशा ऐसा बुरा होता है, यानी आप जो इन्वायरमेंट है उसको कसूरवार समझ रहे होते हैं। लोग मेरे साथ हमेशा बुरा करते हैं, यानी आप समझते हैं कि लोगों की वजह से जो है मैं आगे नहीं बढ़ पाया या कामयाब नहीं हो पाया है। और उसमें क्या होता है कि लोगों को अब यानी जब हम रिफ्रेमिंग में हम रिफ्रेम कर सकते हैं अपने आप को, या रिफ्रेमिंग जब हम बात कर रहे होते हैं रिफ्रेमिंग की, तो हम क्या करते हैं एक्चुअली में कि आपने विक्टिम साइड से कॉज साइड पे आना है कि अगर आप यही सोचते रहेंगे कि लोगों ने मेरे साथ बुरा किया इसलिए मैं कामयाब नहीं हो पाया, तो इसका मतलब है कि लोगों को तब्दील होने की ज़रूरत है। अच्छा, लोग तब्दील हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, लोगों को फ़ायदा होगा ना। अगर मेरा बॉस जो है उसकी वजह से मैं अपना काम नहीं कर पाया और मैं ये समझता हूँ कि मेरे बॉस जो है अगर वो उसका कसूर है, तो इसका मतलब है कि बॉस जो है वो तब्दील होगा। तो बॉस अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है तो फ़ायदा किसको होगा, बॉस को होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर तब्दीली आए या मैं अपने मकासद को हासिल करूँ या मैं खुश रहूँ,
या मेरा डिप्रेशन कम हो जाए या मैं अच्छा फील करूं, तो मुझे क्या करना है, फिर मुझे अपने अंदर तब्दीली लानी है। तो यहाँ पर आप कैसे रिफ्रेम करेंगे, या थेरेपिस्ट जो है वो क्लाइंट को कैसे रिफ्रेम करता है? अच्छा ठीक है, आप ये देखें कि इस सिचुएशन में आपने क्या किया, या आपको क्या लगता है कि कौन सी कमी ऐसी रह गई थी, या कौन सी ऐसी चीज़ रह गई थी जो आप नहीं कर पाए और ये मकसद जो है हासिल नहीं हुआ। उसको दोबारा से हम रिव्यू करेंगे, एनालिसिस करेंगे, और ये देखेंगे कि इस सिचुएशन के अंदर कौन सी ऐसी बात या कौन सी ऐसी चीज़ थी जो किसी दूसरे ने की और वो उसमें कामयाब हो गया, और मैंने वो चीज़ नहीं की और मैं नाकाम हो गया, या मैं वो नहीं कर पाया उस चीज़ को अचीव। तो क्या ऐसी चीज़ थी जो रह गई, या कौन सी ऐसी मिस्टेक हो गई? बहुत दफ़ा ऐसा होता है, हमें लगता है कि ज़िंदगी में बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, और हम वो मिस्टेक की वजह से हमें लगता है कि हम कर ही नहीं पाएंगे। तो एक्चुअली में जब हम ये देखते हैं कि जो मिस्टेक्स हैं, जो गलतियां हैं, वो हमें सिखाती हैं कि हमें ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। यानी अगर एक चीज़ मैंने गलत तरीके से कर ली थी और मैं आगे नहीं बढ़ पाया था, तो उससे मैंने ये सबक सीखा कि मैंने उस मेथड को अब नहीं अपनाना है, मैंने कोई दूसरा मेथड जो है मैंने उसको अपनाना है, ताकि मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊँ। तो वहाँ से मिस्टेक से क्या करते हैं, हम लर्न करते हैं, हम सीखते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से जब हम विक्टिम साइड से कॉज साइड पे हम आ जाते हैं, तो कॉज का मतलब है कि मैंने क्या ऐसा नहीं किया, या कौन सा ऐसा स्टेप था जो मुझे उठाना था और मैं नहीं उठा पाया। तो अब मैं कौन सा ऐसा स्टेप है जो उठाऊं और मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊं, या जो मैंने प्लान बनाया था, अब उस प्लान को मैं क्या तब्दीली उसके अंदर लेकर आऊं कि मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊं। या क्या ऐसा था कि मेरी मोटिवेशन कम थी, क्या ऐसा था कि मैंने जो काम करना था उसके लिए मेरे पास स्किल्स नहीं थी, और मुझे लर्न कर लेना चाहिए था और मुझे वो स्किल्स ले लेनी चाहिए, ताकि मैं उस मकसद को जो है हासिल कर सकूं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स आते हैं जो बहुत अच्छा लिख नहीं पाते, या उन्होंने बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं पढ़ी होती, और जब वो बहुत थीसिस लिखना होता है तो वो इंग्लिश में लिखना होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और वो बहुत सारे फिर कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, लैंग्वेज कोर्सेज होते हैं, कॉम्प्रीहेंशन के कोर्सेज होते हैं, वो ज्वाइन कर लेते हैं, ताकि वो अपनी इस जो वीकनेस एक रह गई है उसको ओवरकम कम कर लें और अपने मकसद को जो है वो हासिल कर लें। या कि कंप्यूटर स्किल्स नहीं होती हैं, तो आपको लगता है कि अगर मैंने वो नहीं सीखी तो फिर मैं अपना काम जो है मैं दूसरों से मुझे कहना पड़ेगा, या मैं बार बार प्रिंट्स निकाले जाऊंगा, या लिखवाने के लिए किसी के पास जाऊंगा और मेरे बहुत सारे पैसे लगेंगे और मेरा इतना लॉस हो जाएगा, या मेरा काम भी डिले होगा। तो क्या बेहतर है कि मैं उसका कोर्सेज कर लूँ, ताकि मैं उन चीज़ों को सीख लूँ। और इसी तरह से बहुत सारी जगहों पे ये होता है कि हम जब कॉज साइड, विक्टिम से कॉज साइड पे आ जाते हैं, तो हम अपने अंदर झांकते हैं। तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि हमारे अंदर कौन कौन सी ऐसी वीकनेसेस हैं जिनको हम आइडेंटिफाई करके और फिर उस पर काम करके हम अपने अंदर पॉजिटिव हम चेंज ला सकते हैं। जब तक हम दूसरों को कसूरवार समझाते रहते हैं या समझते रहते हैं, उस वक्त तक कभी भी हमारे अंदर तब्दीली नहीं आती। वो दूसरा जिसको हम कहते रहते हैं वो तो जान जाता है कि मेरे अंदर ये कमी है, क्योंकि मैंने तो उसको बता दिया ना कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, या तुम्हारे अंदर ये कमी है। चाहे हो या ना हो, उसको अपने बारे में कुछ ना कुछ दूसरों का पर्सपेक्टिव पता चल जाता है, वो उसको ठीक कर लेता है और वो और आगे बढ़ जाता है, और हम और पीछे हम रह जाते हैं। तो हमें भी अपने अंदर अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को हमें देखना है, ताकि अपनी स्ट्रेंथ्स को हम आगे बढ़ा लें और हम अपनी वीकनेसेस को जो है हम ओवरकम जो है हम वो कर लें। इसके अलावा भी एक टेक्निक होती है जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की टेक्निक है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ हम यूज़ भी करते हैं। इस पर रिसर्च बहुत हुई है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और जो स्पेशली जो एंजाइटी डिप्रेशन के साथ क्लाइंट्स आते हैं, स्ट्रेस के साथ आते हैं, मैरिटल इश्यूज़ के साथ आते हैं, और दूसरे जो प्रॉब्लम्स हैं, ओबेसिटी का है, वेट गेन का प्रॉब्लम है, पेन का प्रॉब्लम है, उसके साथ जो लोग आ रहे होते हैं, तो उनके साथ हम इस टेक्निक को हम यूज़ करते हैं। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये है कि हमने जो थेरेपिस्ट जो है वो नेगेटिव जो थिंकिंग है या बिलीव है उसको आइडेंटिफाई कर लेता है, और फिर उसको आइडेंटिफाई करने के बाद वो उसको चेंज करता है, या एक नया पर्सपेक्टिव जो है वो क्लाइंट को बताता है। उसको आप खुद भी लर्न कर सकते हैं, आप खुद भी प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं घर पे रहते हुए, और नया फ्रेम जो है, नए फ्रेम के अंदर चीज़ों को डिफरेंट तरह से परसीव कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारा बिलीव है ना, उसी पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो बेस करती हैं।
लाइफ में बहुत सारे बिलीव्स होते हैं। हम समझते हैं कि कुछ लोग ये समझते हैं कि मैं तो हूँ ही फेलियर, कुछ लोग ये समझते हैं कि मैं बहुत अच्छा काम कर लेता हूँ। उसका बिलीव होता है कि मैं आई कैन डू दैट, यानी मैं कर सकता हूँ। और ये जो मैं कर सकता हूँ वाला बिलीव है, ये उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और ज़िंदगी में आगे लेके जाता है। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि मैं नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू दैट। तो ये कैन नॉट है, इसको हमने बेसिकली तब्दील करना होता है कैन में। यानी अगर हमें लगता है कि हमें कोई काम करना है, या मुझे लगता है कि मुझे अपना गोल जो है उसको अचीव करना है, तो फिर मुझे कैन नॉट से कैन की तरफ जो है वो लेकर आना है। तो हमारे जो बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव हैं जो हमें लिमिट कर देते हैं। लिमिट का मतलब है कि हम किसी भी एक सिचुएशन को एक ही पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। टनल विजन होती है, एक ही एंगल से देख रहे होते हैं कि ऐसा ही है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ये अपनी विजन मैं सिर्फ इस एंगल में सामने देख रही हूँ, तो जो सामने मेरे सामने एक शोकेस पड़ा हुआ है, उसके अंदर कुछ किताबें रखी हुई हैं, शीट्स रखी हुई हैं, तस्वीरें रखी हुई हैं, कुछ बुक्स हैं, तो मुझे सिर्फ वही नज़र आ रही है। मुझे पीछे नहीं पता कि क्या है। लेकिन आप लोग जो हैं, या मेरे सामने अगर कोई बैठा हुआ है, मेरी दोस्त बैठी हुई है जो मेरे टेबल के दूसरी तरफ बैठी हुई है, तो उसको पीछे का तो नज़र नहीं आ रहा, उसको इस साइड का जो सामने पर्दे नजर लगे हुए हैं, तलवारें लगी हुई हैं, दीवार के ऊपर फ्रेम्स लगे हुए हैं, वो नज़र आ रहा है। तो बेसिकली अगर मैं ये चाहती हूँ कि मैं पीछे का भी देखूँ, तो या तो मैं ये करूँगी कि मैं अपनी कुर्सी घुमा लूँगी ताकि मुझे पीछे का नज़र आ जाए, यानी मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर लूँगी ताकि मुझे पीछे का नज़र आ जाए। और या फिर मैं ये करूँगी कि मैं यहाँ से उठ के मैं टेबल के दूसरी तरफ चली जाऊँगी ताकि मुझे ये वाली जो साइड है, मुझे ये भी नज़र आ जाए। ये तो एक सिंपल सी फिजिकल जो प्लेस के अंदर की एक एग्जाम्पल है। बिल्कुल इसी तरह से हमारी लाइफ की एग्जाम्पल्स भी होती हैं। हम एक सिचुएशन को एक ही तरह से अगर परसीव करते रहेंगे, तो वो डेफिनेटली वो कभी भी वो एंगल दूसरा तो हमें नज़र ही नहीं आएगा। तो उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें जिसे हमें नोट कर लेना है। पहली चीज़ क्या है, फेलियर इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस। जो अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले भी बात की कि जो फेलियर हो जाता है उससे हम सीखते हैं, हम लर्न करते हैं। हम जिंदगी में फेलियर अगर हो जाते हैं तो पीछे नहीं चले जाते। फेलियर से हमें ये पता चलता है कि हमारे रास्ते में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थीं जिसने मुझे आगे बढ़ने से रोक दिया। बहुत दफ़ा मेरा एक प्रोग्राम आप देखिएगा, शायद पीछे वीडियोस में होगा, या यूट्यूब पे भी अगर आप जाएंगे तो यूट्यूब पे सारे ही प्रोग्राम्स पड़े हुए जो कि उस पर था डिसीजन मेकिंग पे, मोटिवेशन पे, जिसमें हमने ये बात भी की कि किस तरह से आप अपने गोल्स कैसे बनाएं, या वेल फॉर्म गोल्स कैसे बनते हैं। किस तरह से पहले से ही आप देख लेते हैं आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको रोकती है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी में आगे बढ़ने में आपको हेल्प करती है। और पहले से ही आप सोच लेते हैं कि मुझे अपने रास्ते में, फॉर एग्जांपल अगर आपने कहीं जाना है, कराची से हैदराबाद जाना है, कराची से इस्लामाबाद जाना है, अमेरिका जाना है, कहीं भी जाना है, तो आपको उस जर्नी में कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी, तो वो पहले से ही आप उसका बंदोबस्त करके जाएंगे, ताकि आपके रास्ते में जो मुश्किलात हैं उनसे आप मुकाबला कर सकें या उनको निपट सकें उनके साथ। लेकिन अगर आपने पहले से ही तैयारी नहीं की होगी तो और फिर जर्नी पे अपने चले जाते हैं, तो क्या होता है कि फिर बीच में जो चीज़ें डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं और आपके पास फिर उसका सामान पहले से नहीं होता है, तो फिर वहाँ पर डिफरेंट मुश्किलात भी होती हैं, फेलियर्स भी आ जाते हैं, और आप फिर सम टाइम ये होता है कि आप पीछे की तरफ चले जाते हैं। आप कहते हैं कि नहीं, ये तो सफ़र था ही बुरा, मुझे तो ऐसे आना ही नहीं चाहिए था। और वहाँ पे आप ये भूल जाते हैं कि जाने से पहले आपने एनालिसिस नहीं किया, आपने तैयारी नहीं की, और वह ऐसे ही चल पड़े। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी भी होती है। लाइफ में हम जब ज़िंदगी में कोई भी गोल बनाते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हम तैयारी करते हैं, तो फिर पहले से ही हम सारा कुछ हम देख के जाते हैं। हम अपनी स्किल्स को भी देखते हैं, हम अपने रिसोर्सेज को भी देखते हैं, और रिसोर्सेज में इंटरनल रिसोर्सेज भी आ जाते हैं, एक्सटर्नल रिसोर्सेज भी आ जाते हैं, हम उनको भी देख ले होते हैं। और रास्ते में कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें रोक सकती है, रुकावटें कौन कौन सी आ सकती हैं, हम उनको भी पहले से ही हम देख लेते हैं। तो दूसरा है लुक एट द बिगर पिक्चर, कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम बड़ी पिक्चर को नहीं देख रहे होते, हम छोटी पिक्चर को देख रहे होते हैं। चीज़ों में हम स्पेसिफिक हो जाते हैं और उन्हीं को देख के हम अपने गोल्स बना लेते हैं। हमने पूरी एक सिचुएशन को नहीं देखा होता। तो जब हम बड़ी पिक्चर नहीं बनाते हैं और बहुत से करीब से चीज़ों को देखते हैं, तो जब करीब से देखेंगे तो सब चीज़ें नज़र नहीं आएंगी ना। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि
आप कैमरे में एक लेंस लगाते हैं और लेंस को आप जूम इन करके देखते हैं, यानी करीब करके देखते हैं, तो करीब में फिर आपको वही चीज़ें नज़र आएंगी जो उस लेंस के ऊपर हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अब मेरा कैमरा है तो इस वक्त अभी आपको सिर्फ पिक्चर नज़र आ रही होगी, पर्दे का बीच का जो पोर्शन है आपको सिर्फ वो नज़र आ रहा है। तो लेकिन अगर मैं अपने इस कैमरे को पीछे कर देती हूँ थोड़ा सा, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको पर्दे के साथ और चीज़ें भी नज़र आना शुरू हो जाएंगी। मैं घुमाना शुरू कर दूँगी तो साथ साथ और चीज़ें भी नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगी, और पीछे पिक्चर और करना शुरू कर दूँगी तो और ज़्यादा बैकग्राउंड जो है क्लियर हो जाएगा। तो बिगर पिक्चर का मतलब ये है कि मैं चीज़ों को थोड़ा सा यानी पर्सपेक्टिव में देखूं। मैं ये देखूं कि जो सिचुएशन है या जो वाक़या हुआ है किस सिचुएशन के अंदर हुआ है, उस सिचुएशन में क्या क्या ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो वाक़या जो है मेरे साथ पेश आया। लेकिन अगर मैं सिर्फ सिचुएशन को देख रही हूँ, उसके बैकग्राउंड को नहीं देख रही, तो फिर मैं उसको अंडरस्टैंड प्रॉपरली उस में रहते हुए नहीं कर पाऊँगी। मैं सिर्फ अपनी सोच के मुताबिक जो मैंने इंटरप्रिटेशन दी है मैं उसी में रह रही हूँ और उसी को लेके आगे चल रही हूँ। तो पिक्चर बड़ी करने का मतलब ही ये होता है कि हम सिचुएशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई शहर देखना है तो आप क्या करते हैं, आप नक्शा निकालते हैं, ठीक है, और नक्शे को आप देखते हैं। तो आप फॉर एग्जांपल मुझे देखना है कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से दरिया बहते हैं, पहाड़ किस तरफ हैं, जो थर है वो किस तरफ लगता है, या कौन से बॉर्डर के साथ वो लगता है, या जो स्कर्दू है या वो कहाँ पे लगता है, कोयटा कहाँ पे दिखता है। तो मैं क्या करूँगी, मैं उस नक्शे को निकालूंगी उस नक्शे में मुझे सारा कुछ एक साथ जो है वो नज़र आ जाएगा। मुझे ये भी पता चल जाएगा कि कराची किस जगह सिचुएटेड है, कश्मीर किस जगह पे है, थर कहाँ पर है, कोयटा कहाँ पर है, और कहाँ कहाँ बाउंड्री वॉल जो है वो हमारे दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनकी स्टार्ट हो रही है। तो वो एक बिगर पिक्चर जो है मैं देख सकती हूँ। अगर मैं सिर्फ कराची को देखना चाह रही हूँ तो खाली कराची वाला नक्शा निकालूंगी तो मुझे कराची की और डिटेल्स जो हैं ये पता चल जाएंगी, सदर कहाँ पर है या क्लिफ्टन कहाँ पर है, नाज़माबाद किधर है, तो मुझे वो वाली डिटेल्स भी पता चल जाएंगी। तो बिगर पिक्चर में अगर मेरा मैं चीज़ों को देख रही हूँ तो उसी लिहाज से मैं उसको इंटरप्रेट भी फिर करूँगी, और मुझे फिर अपने प्रॉब्लम्स जो हैं वो छोटे नज़र आएंगे, या जो मेरी लाइफ के अंदर मेरे चैलेंजेस हैं वो मुझे फिर स्मॉल नज़र आएंगे, और फिर मेरे लिए वो उनको परसीव करना, उनके बारे में सोचना या उनके बारे में प्लानिंग करना आसान हो जाएगा, क्योंकि वो हर वक्त फिर मेरे सर के ऊपर सवार नहीं रहेंगे कि वो मुझे परेशान करें। और मैं यही देखूंगी कि हाँ, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अप एंड डाउन्स भी हैं, पहाड़ भी हैं, दरिया भी हैं, समंदर भी है, गहराई भी है, तो सारा कुछ है हमारी ज़िंदगी के अंदर भी, और इसी को लेके फिर मैं अपने चीज़ों को मैं तब्दील कर सकती हूँ। खुशी है तो गम भी है, सभी कुछ है। तो जब बिगर पिक्चर होती है तो हमें फिर ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू जो हैं हमें वो नज़र आते हैं, और अप एंड डाउन्स भी नज़र आते हैं, और सभी चीज़ों को हम देख के नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं अपने आप को। और तीसरी एंगल क्या है कि थिंग्स कैन बी वर्स, ठीक है, चीज़ें जो हैं वो बुरी हो सकती हैं लाइफ में। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, हमें नहीं पता हम बाहर निकलेंगे हमारे साथ क्या होगा, तो हमें अपनी लाइफ में चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना होता है। यानी कुछ भी अच्छा भी हो सकता है, कुछ बुरा भी हो सकता है। हमेशा हर चीज़ 100% नहीं होती है, या कोई भी चीज़ जो है वो रेड एंड वाइट में नहीं होती है। बहुत सारे ग्रे एरियाज़ भी होते हैं। ग्रे एरियाज़ का मतलब है कि हर चीज़ परफेक्ट नहीं है, नोबडी इज़ परफेक्ट। इंसान स्पेशली अगर हम देखें कि हम हर काम परफेक्ट तरीके से करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। परफेक्ट के चक्कर में, अभी किसी ने पूछा भी था प्रोक्रेस्टी, मैं भी आती हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, मेरी बात थोड़ी सी ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद मैं बैग पे चली जाऊँगी, स्क्रॉल कर लूँगी बैग, तो सवाल ले लूँगी आप लोगों के। तो बहुत सारी चीज़ों में हम चाहते हैं कि हम परफेक्ट हो जाएं, चीज़ों को बहुत ही परफेक्ट तरीके से करें, लेकिन वो हो नहीं पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा रह जाता है जो हम उस टाइम लिमिट के अंदर हम नहीं कर पाते हैं। वो इसलिए भी कि जो रह जाता है वो हमें मोटिवेट करता है ना, फिर हम उसी को लेके हम अगला गोल बना लेते हैं और फिर आगे की तरफ चले जाते हैं। सारा कुछ अगर हम एक ही दिन में सारा कुछ कर लेंगे तो फिर तो मोटिवेशन भी नहीं रहेगी, और फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ये एक तरीके कार है, हमारी नफ्सियात है कि हम चीज़ों में नोवेल्टी ढूंढते हैं, हम आगे के लिए मोटिवेट रहने के लिए कुछ ना कुछ हमारे माइंड में आता रहता है और उसको लेके हम आगे चलते रहते हैं। तो जिस हद तक भी हम अपना एक गोल बना लें, स्पेसिफिक गोल हो,
और उसको फिर हम अगर स्पेसिफिक होगा तो फिर हमें पता होगा कि इसको किस तरह से हमें हल करना है, कैसे हमें इसे लेके चलना है, और फिर हम उसे हासिल कर सकते हैं। अगर जनरलाइज टाइप का होगा तो फिर उसे हासिल करने के लिए हमें खुद समझ नहीं आएगी कि हमें किस तरह से अपना डिज़ाइन कैसे बनाना है और कैसे लाइफ में आगे चलना है। एक फोर्थ फैक्टर इसका ये है रिफ्रेमिंग, लुक एट इट फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव, कि दूसरे पर्सपेक्टिव जो है उसके दूसरे पर्सन के पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को हमें देखना है। ये अभी एग्जांपल मैंने अभी जो आपको दी है कि फॉर एग्जांपल मेरे सामने जो मेरी फ्रेंड बैठी हुई है या मेरी बहन बैठी हुई है, तो उसको मेरे जो मेरे पीछे का पर्सपेक्टिव है, व्यू है, वो ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। और अगर मैं वो देखना चाहती हूँ तो फिर मुझे अपनी जगह जो है या तो मुझे अपना रुख चेंज करना पड़ेगा, पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, या मुझे अपनी कुर्सी छोड़ के दूसरी कुर्सी पे जाना पड़ेगा। तो मैं वहाँ से उस चीज़ को मैं देख सकती हूँ, और एंगल से देख सकती हूँ, डिफरेंट सोच के जाविया बदल के देख सकती हूँ कि क्या रीज़न हुई होगी। तो बेसिकली हमें जब हम समझते हैं कि हमें अपनी बिलीफ को चेंज करना है, तो हमें इन चीज़ों को सामने रखते हुए चेंजेस जो हैं वो लेकर आनी है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग जो हैं वो एक ही चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, और लेकिन उसका जो पर्सपेक्टिव होता है वो डिफरेंट होता है। छोटी सी एक मिसाल दूंगी, बचपन में आप लोगों ने एक गेम खेला होगा, डॉट्स। यहाँ पे मैं दिखा भी देती हूँ आपको, अगर पिक्चर ये नज़र आ रही है इस गेम की। ऐसे हम डॉट्स जो है हम बनाते थे, और फिर डॉट्स में एक बारी मैं लेती थी और एक मेरी सिस्टर जो है वो बारी लेती थी, और फिर उन डॉट्स को जो है हम जोड़ते थे, और फिर एक शेप सी जो है वो सामने आ जाती थी। तो बिल्कुल ये कैसे चीज़ें आ गई, किसी ने उस डॉट से जो है वो ट्रायंगल बना दिया, और किसी दूसरे मेरे सिबलिंग ने उसी डॉट को मिला के तो रेक्टेंगल बना दिया, और फिर कुछ और बन गया। तो चीज़ें जो फैक्ट्स होता है, फैक्ट्स में चीज़ें एज इट इज़ प्रेजेंटेड होती हैं, उनको हम अपनी विश से, हम अपनी एफर्ट से हम उसे चेंज कर लेते हैं। चेंज कैसे करते हैं, जैसा मेरा एक पर्सपेक्टिव है मैं उसको वैसे ही इंटरप्रेट करूँगी, उसको वैसे ही मीनिंग दूंगी, वैसे ही डिज़ाइन दे दूंगी। और जो मेरे साथ मेरा फ्रेंड है, कुलीग है, बहन भाई है, जो भी दूसरा पर्सन है, वो उसको किसी और एंगल से परसीव करेगा, किसी और एंगल से उसको नाम दे देगा। इसी तरह से लाइफ होती है, हमारी लाइफ भी इसी तरह से है कि हम अपनी लाइफ में अगर हम समझते हैं कि हमें खुश रहना है, हम समझते हैं कि हमें अपने मूड को चेंज करना है, हम समझते हैं कि माजी में हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, या माजी में फेलियर हो गया, या जो मैं चाहती थी उसमें कामयाबी नहीं हुई, तो फिर मुझे आगे की तरफ तो बढ़ना ही है ना, ज़िंदगी कभी रुक नहीं जाती। तो आगे की तरफ बढ़ने के लिए मुझे अपने माजी से वो वाली एग्जाम्पल्स लेकर आनी है जिनमें मुझे कामयाबी मिली या जिसमें मैं खुश थी। उन इवेंट्स को मुझे रिकॉल करना है, रिकॉल करके उनको इमेजिन करना है, उनके बारे में सोचना है, ताकि मैं वहाँ फ्यूचर में उन चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकूँ। और जो माजी में बुरा हो गया या नेगेटिव हो गया, या अम्मी ने डांट दिया, या अब्बू ने कुछ कह दिया, बहन भाइयों ने कुछ कह दिया, या स्कूल में किसी ने बुली कर दिया, मजाक उड़ा दिया, तो वो सब माजी का हिस्सा है। ज़िंदगी में कुछ अच्छा भी हुआ, कुछ बुरा भी हुआ, तो वहाँ से मैंने क्या सबक सीखा कि ठीक है, अगर ये मुझे लगता है कि ये वाली बातें जो मेरे पेरेंट्स की थी, उन्होंने मुझे हर्ट किया था, तो बीइंग अ पेरेंट, अब मैं पेरेंट हूँ, अब मैं बड़ी हूँ और अब मैं समझदार हूँ, मुझे पता चल गया है कि ये वाली जो बात है या ये वाले अल्फाज हैं, ये बच्चे पे बहुत बुरा असर डालते हैं। तो बीइंग अ पेरेंट या बीइंग अ टीचर, बीइंग अ एडल्ट, अब मेरी क्या जिम्मेदारी है कि मैं उन अल्फाज को दूसरे तरीके से इस्तेमाल करूँ अपने जुमलों के अंदर। अगर किसी ने मुझे बुरा भला कह दिया है, बुरी लड़की बोल दिया, तो बुरी लड़की नहीं बोलने से कोई बुरा नहीं हो जाता, उसका बिहेवियर बुरा होता है। तो अब अगर मैं किसी को बात कर रही हूँ तो मैं उसको इस तरह से कहूँगी कि बेटा आपका ये वाला जो बिहेवियर है या जो एक्शन आपने ये किया है, एक्ट, ये इतना फ़ायदेमंद नहीं है, इसका ये नुकसान है, ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो अगर हम इसको छोड़ दें या इसकी बजाय हम ये वाला अमल कर लें तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये वो रिफ्रेम करने का सिचुएशन का तरीका है जो अब मैंने सीखा अपने एक्सपीरियंस से, जो मेरा एक्सपीरियंस मेरे माजी में स्कूल में हुआ, घर पे हुआ, दोस्तों के साथ हुआ, तो वहाँ से मैंने ये लर्न कर लिया और मैंने उसको चेंज किया और अप्लाई किया अपने आने वाली ज़िंदगी में और अपनी प्रेजेंट लाइफ में, ताकि जो मेरी प्रेजेंट लाइफ है वो बेहतर हो जाए, मेरे इर्द गिर्द जो मेरे लोग, फैमिली है, वो मुझसे फ़ायदा उठा ले मेरी लर्निंग से,
और ताकि वो भी आने वाली ज़िंदगी में चीज़ों को बेहतर कर सकें। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम अपनी चीज़ों में हम लर्न करते हैं अपनी मिस्टेक्स से, हम लर्न करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से और लेट गो कर देते हैं उन तमाम चीज़ों को जिन्होंने मुझे दुख दिया, मुझे एंशियस कर दिया, या जिसकी वजह से मुझे परेशानी हुई, क्योंकि उनको अंदर रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुश्किल होता है लेट गो करना, छोड़ना, फॉरगिव कर देना रियली बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाऊँ, मैं चाहती हूँ कि मैं खुश रहूँ, मैं अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारूँ, तो फिर मेरे लिए तो यही बेहतर है ना कि मैं फॉरगिव कर दूँ। मेरे लिए, मेरे अपने लिए, यानी फॉरगिवनेस किसके लिए है? मेरे लिए है कि मैं कर दूँ उस चीज़ को फॉरगिव, ताकि मैं उस नेगेटिव इमोशन से निजात पा लूँ, ताकि मैं उस नेगेटिव इमोशन को से छुटकारा पाके अपनी आप को रिलैक्स कर लूँ या ख़ुद को रिलीज़ कर लूँ। चाहे उसको ना पता हो जिसको मैंने माफ़ करना है, उसको बताने की ज़रूरत भी नहीं है, वो तो चला गया, हो सकता है इस दुनिया में भी ना हो, लेकिन मैं क्यों उसको होल्ड करके बैठी हुई हूँ? मैं क्यों अपनी लाइफ जो है ख़राब कर रही हूँ? तो क्या ये बेहतर नहीं है कि मैं उसको लेट गो कर दूँ, छोड़ दूँ, और फिर मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर लूँ, आगे बढ़ जाऊँ? और यही सबसे बड़ी ज़िंदगी की जो है कामयाबी है, खुशी है, और इसी से जो है हैप्पीनेस भी आती है, और अल्लाह ताला भी पसंद करता है। अल्लाह ताला की सिफ़त है कि वो माफ़ करने वाला है। वो हमारे हज़ारों गुनाह, हम पता नहीं दिन में कितने करते रहते हैं, पता भी नहीं होता। कुछ भी कह देते हैं हम, कभी हम नहीं वो अमल करते जो अल्लाह ताला ने हमें बताए हैं, या जो हमारा माँ बाप ने हमें तरबियत दी। बहुत सारी चीज़ों को हम कभी कभार इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हम भी नहीं कर रहे होते, लेकिन हमें पता है कि वो हमें माफ़ कर देंगे। हमें पता है कि वो हमें माफ़ कर देंगे, या हम अपने आप को सुधार लेंगे, ठीक हो जाएंगे। तो फिर इसी सिफ़त को हम क्यों नहीं अपना लेते? हम अगर उसको यूटिलाइज़ करें, और आज से ही करें, करके तो देखें, तो यकीनी तौर पे हम ज़िंदगी में लेट गो करके हम आगे बढ़ सकते हैं। और जब तक हम फ़ैसला नहीं कर लेते ना कि हमें लेट गो करना है, हम कर नहीं पाते, तो फ़ैसला करने की देर है कि मुझे ये करना है। अच्छा, इस पे भी मेरा एक फॉरगिवनेस पे भी प्रोग्राम है, अगर आप देखना चाहें तो हमारे पेज पे वीडियो सेक्शन में जाएं, वहाँ पे वीडियोस को खोलते जाएंगे तो आपको वो प्रोग्राम जो है मिल जाएगा। इन्हीं 6-7 मंथ्स में हमने तकरीबन 70 to 80 प्रोग्राम्स जो हैं हमने किए हैं, वो सारी वीडियोज़ हमारे पेज पे हैं, तो वीडियो सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। तो रिफ्रेमिंग का मतलब ही यही है कि नेगेटिव इमोशंस को चेंज करना, पॉजिटिव इमोशंस में अपने सोच के ज़ाविये को बदलना, सोच के एंगल को बदलना, अपनी मिस्टेक्स से सबक सीखना, लर्न करना, अपने लिमिटेड बिलीफ को जो है चेंज करना। अनलिमिटेड इंसान, अल्लाह ताला ने बहुत सारी सलाहियतें दी हैं, बहुत सारी पोटेंशियल्स हैं हमारे अंदर, हमें एक्सप्लोर करना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, और हमें अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना है जो हमारे पास हैं, तो फिर हम यकीनी तौर पे एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। अच्छा, मैं देख लेती हूँ क्या क्या सवाल हैं, तो ताकि उसके भी आंसर देख लूँ इससे पहले कि मेरा गला और ख़राब हो जाए। शुक्र है सर, आप सुन रहे हो? कैसे हैं, सुनाएं कैसे? जी बिल्कुल, अभी पता चल ही गया कैसे हैं। हम ठीक है, ये मैंने देख लिया। बिजी विद स्टडीज़, थैंक यू बुशरा। ओके, ट्रू, इट्स ऑल ऑनलाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। यस, चेंज तो बहुत आया कोविड की वजह से, इट्स नॉट ओके। ठीक है, ये मैंने देख लिया था। कोरोना, फ्यूचर के लिए हर वक्त टेंशन रहती है, डिसीजन मेकिंग पावर बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, कन्फ्यूजन हाई है। अच्छा, बिल्कुल जैसे अभी आपका जो सवाल है, कन्फ्यूजन रहती है, जो अभी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, आप इस प्रोग्राम को दोबारा से देखिए और देखिए कि कहाँ पर जो आज का लेसन है या आज की जो हमने टॉक की है, तो इसमें से जो आपने पिक किया है वो कहाँ पे आपके अप्लाई हो सकता है। ज़ीरो, अभी मैंने कहा कि कुछ भी नहीं होता ज़िंदगी में, ब्लैक एंड वाइट चीज़ें नहीं होती हैं। अब बहुत सारे हमारे ग्रे एरियाज़ होते हैं, हमारी सोच भी जो है ब्लैक एंड वाइट में नहीं होती, ऑल एंड नथिंग नहीं होती है। अगर किसी की होती भी है तो उसे हमें तब्दील करने की ज़रूरत है। अगर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अभी लिख भी रहे हैं, तो इसका मतलब है ज़ीरो तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो है आपके अंदर और आप कर सकते हैं। तो अपने अंदर झांकिए और ये देखिए कि क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं जो आपके अंदर हैं, कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ्स हैं जो आपके अंदर हैं, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। और लिस्ट बना के जो आपकी पॉजिटिव चीज़ें हैं या जो आप काम कर सकते हैं बेहतर तरीके से,
या जो आपकी स्किल्स हैं उनकी लिस्ट बना लीजिए, तो उनको लेके आगे ज़िंदगी में अपने गोल्स को बनाइए। जो अभी मैंने बात की थी कि हमारे अंदर बहुत सारे वो होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं इंटरनल, तो इंटरनल रिसोर्सेज में आपकी एजुकेशन, आपके स्किल्स आ जाते हैं, मोटिवेशन आ जाती है, इंटरेस्ट आ जाता है, आपकी वैल्यूज़ आ जाती हैं। एक्सटर्नल मोटिवेशन में आपका जो इन्वायरमेंट से जो चीज़ें आप वसाइल ले सकते हैं आपके, वो आ जाते हैं। एक्सटर्नल रिसोर्सेज में आपकी फैमिली है, आपका जो भी यानी आपकी एम्प्लॉयमेंट है, आपका जो भी कारोबार है, मनी है, वो सब चीज़ें जो है, या आपका कोई सपोर्ट सिस्टम है, वो आपका एक्सटर्नल रिसोर्सेज में आ जाता है। तो डिसीजन मेकिंग जब हम कर रहे होते हैं, तो डिसीजन मेकिंग में हमें प्रोज एंड कॉन्स देखने होते हैं, हमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं वो देखने होते हैं। और हर जो मैंने गोल जो बनाया है, मैंने ये देखना है कि क्या वो वाकई मेरे डोमेन में आता भी है या नहीं आता, क्या उसकी रिसोर्सेज मेरे पास हैं भी या नहीं, या उसकी स्किल्स मेरे पास हैं भी या नहीं, या मुझे उसमें इंटरेस्ट है भी या नहीं। वो मैं एक लिस्ट डाउन करूँ और फिर मैं उसमें से बेस्ट जो है, या देखूँ कौन सा बेहतर है, जो प्लान मुझे लगता है कि वर्कआउट हो सकता है, मैं उसको लेके फिर उसको चूज़ कर लूँ और मैं देखूँ कि मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे सोच जो है आपकी, कन्फ्यूजन क्यों हम हो रही होती है, जब हम सोच नहीं पा रहे थे, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे होते कि मैं क्या करूँ या फिर क्या ना करूँ। तो आपने जब लिस्ट बना ली और आपने ये देख लिया कि जिसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, या जहाँ पे आपको लगता है कि रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, तब उस चीज़ को चूज़ कर लीजिए। कभी भी कोई चीज़ जो है वो 0 और 100 में नहीं होगी। हो सकता है कोई नेगेटिव चीज़ें आपकी 10-12 हों और पॉजिटिव चीज़ें आपकी 80 के करीब हों। 0 से 100 वाला एक जो है एंगल या स्केल बनाइए और फिर उसमें से देखिए कि 0 जो वीकनेसेस हैं वो कितनी आ रही हैं और जो स्ट्रेंथ्स हैं वो कितनी आ रही हैं, और जो स्ट्रेंथ वाला पार्ट है उसको लेके फ़ैसला कर लीजिए, तो यकीनी तौर पे आपको कामयाबी होगी। थैंक यू मुराद साहब, थैंक यू मारिया, ओके थैंक यू। ओके, आई एम साइकोलॉजी स्टूडेंट, वांट टू डू क्लिनिकल साइकोलॉजी। जी बिल्कुल, क्लिनिकल साइकोलॉजी कीजिए, बहुत अच्छी फील्ड है। आपके अगर इंटरेस्ट है क्लिनिकल साइकोलॉजी, बेसिकली आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मोस्टली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट साइंटिफिक प्रैक्टिशनर जो मॉडल है उस पर बेस करता है। उसमें हम मोस्टली जो क्लिनिकल डिसऑर्डर्स हैं हम उनके साथ भी डील करते हैं। माशरे के अंदर जो क्लिनिकल या ऐसी चीज़ें जो कि नेगेटिव हैं उनको तब्दील लाने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए, बिहेवियर्स को पॉजिटिव करने के लिए भी हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उसके लिए हम पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, रिसर्च भी करते हैं। तो अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत ज़रूरत है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में बहुत डिमांड है, स्कूल्स के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, डिफरेंट डिसिप्लिन के अंदर, फोर्सेस के अंदर, हर जगह ज़रूरत है वहाँ पर। तो आपको अगर इंटरेस्ट है और आपको लगता है कि आप चीज़ों को फील कर सकते हैं, एम्पैथाइज कर सकते हैं, उनकी जो मुझ लोग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का शिकार है उनकी जगह पे जाके सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो आप ज़रूर इस फील्ड के अंदर आइए, अप्लाई कीजिए। हमारे एडमिशन्स अनाउंस हुए हैं, इस पेज पे आप जाइए। 7 दिसंबर तक फॉर्म्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी का भी एक आया था कि बंद हो रही हैं, लेकिन ऑफिसेज जो है वो खुले हुए हैं 10 to 1 सुबह में, और इवनिंग जो शिफ्ट है वो हमारी 1 to 4 है। तो ऑफिसेज खुले हुए हैं, फॉर्म्स आर अवेलेबल, तो वो आप बिल्कुल ले सकते हैं, जमा भी करा सकते हैं आके। तो अगर अभी आपने कर लिया है BS 16 ईयर्स प्रोग्राम साइकोलॉजी में, तो आप उसमें आ सकते हैं। हमारा एक और डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन रिहेबिलिटेशन ऑफ चाइल्डहुड डिसऑर्डर, उसमें स्पेशल एजुकेशन एंड साइकोलॉजी वाले आ सकते हैं। एक और डिप्लोमा है एडिक्शन साइंस का, उसमें साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, MBBS विद हाउस जॉब जिन्होंने किया हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं। 7 दिसंबर तक फॉर्म्स जो हैं अवेलेबल हैं, तो वो आप बिल्कुल ले सकते हैं। ऑनलाइन एडमिशन्स होंगे, इसका पूरा प्रोसीजर हमारा मोस्टली ऑनलाइन ही होगा इंशाल्लाह, तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। ओके, बाकी डिटेल आप मैसेज कर दें तो यहाँ पेज पे भी आपको जो हमारी टीम है, जो एडमिशन कमेटी है, वो आपको रिस्पॉन्स कर देगी। ओके, थैंक यू। एनीवन जोकिंग विद मी, सी मी एंड लाफ एट मी एंड आई वेरी स्केयर। ओके, अच्छा, ये जैसे अभी मैंने बात की थी ना सोशल एंजाइटी वाली, जो मैंने एक एग्जांपल दी थी, वो बेसिकली क्यों होती है, उसके पीछे हमारी ये सोच होती है कि जब मैं बाहर जाऊंगा या लोगों से मिलूंगा या मैं कोई प्रेजेंटेशन दूंगा तो लोग मेरी तरफ देख के हंसेंगे, मुस्कुराएंगे,
या कुछ ना कुछ ऐसे कहेंगे। अच्छा, हो सकता है वो लोग जो हंस रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं वो किसी और वजह से कर रहे हो, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि वो हमारी वजह से कर रहे हैं। और इस सिचुएशन में क्या होता है कि जब हम पहले से ही सोच लेते हैं तो जो एनजाइटी लेवल है वो बढ़ जाता है, फियर बढ़ जाता है। और जब एनजाइटी और फियर बढ़ता है तो वो फिर जो हमारा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, यानी जो हमारी फिजियोलॉजी है वो भी नज़र आने लगती है, या हमारे हाथ कांपने लगते हैं, या कपकपी तारी हो जाती है, चेहरा हम अजीब सा बना लेते हैं। और जब हम ये वाली सिचुएशन हो जाती है तो उसको देख के समटाइम लोग थोड़ा सा डिफरेंट फील करते हैं, या डिफरेंट टाइप से वो डिफरेंटली रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें पहले से तैयारी कर लेनी है। इसके लिए रिलैक्सेशन टेक्निक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। एनजाइटी का हमारा एक प्रोग्राम है, अगर आप वीडियोस में जाएंगे, डॉक्टर सोबिया ने वो कराया था प्रोग्राम, आप उस पर जाइए, उन्होंने पूरी रिलैक्सेशन भी सिखाई है, वो बताई भी है। उस प्रोग्राम को अटेंड करें, सुने, तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा आपको गाइडेंस जो है वो आपको मिल जाएगी। तो एनजाइटी पे पहले से अगर हम अपनी सोच को भी चेंज कर लें और हमें अपने आप को रिलैक्स कर लें उस सिचुएशन में जाने से पहले, और इमेजिन कर लें कि आप जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो रिलैक्स रहते हुए कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जब आप रिलैक्स रह के बात करेंगे तो कोई भी आपको देख के उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं देगा जैसा कि वो पहले दे रहा था। और अगर दे भी रहा है तो आपने अपने आप को चूँकि चेंज करना है, आप चाहते हैं कि अपने जो भी आपका इस वक्त सिचुएशन है उसको तब्दील करें, कंडीशन को चेंज करें, तो उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा सिचुएशन को फेस करना है कॉन्फिडेंस के साथ, ताकि आप आगे बढ़ सकें लाइफ के अंदर। और अगर आपको लगता है कि इंडिविजुअल सेशंस की ज़रूरत है तो वहाँ के लिए भी आप हमारे नंबर्स जो इंस्टीट्यूट के पेज पे अगर आप जाएंगे, टेक्स्ट कर देंगे, तो वहाँ से भी आप ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आप बिल्कुल ले सकते हैं सर्विसेज अपनी। अच्छा, ये काफ़ी लंबा सा सवाल है। आई हैव वन क्वेश्चन रिलेटेड टू साइकोलॉजी। इफ़ अ पर्सन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम syncope due to schizophrenia, like delusions of reference, delusion of persecutions, he is taking against me, someone is talking against me, bipolar disorder, to this problem, someone is suffering from the depression, systolic and diastolic and hypertension due to syndrome. अच्छा, जैसे शिजोफ्रीनिया की बात किया, बाइपोलर की बात किया, तो दीज आर द क्लिनिकल डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जिनके लिए एक तो सबसे पहले चूँकि जब शिजोफ्रीनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर्स होता है या हाइपरटेंशन की भी बात कर रहे हैं तो फिजियोलॉजी चेंज होती है ना, ब्रेन में चेंजेस आती हैं, केमिकल चेंज आता है, जिसके लिए फिर हमें साइकेट्रिस्ट जो MBBS डॉक्टर होता है और नफ्सियात उसको डील करता है, उसकी फील्ड जो है नफ्सियात से ताल्लुक़ रखती है, नफ्सियाती जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको देख के चलता है वो, यानी उसको डील करता है, तो उसको दिखाने की ज़रूरत है। और वहाँ ताकि मेडिकेशंस जो हैं वो लें, और उससे डिल्यूजन, हेलुसिनेशंस जो हैं, या जो बाइपोलर के अंदर एक स्टेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, उसके अंदर जो है एक स्टेबिलिटी आ जाए, वो ठीक हो जाए या चेंज हो जाए, या जो डिल्यूजन, हेलुसिनेशन यानी फॉल्स परसेप्शन होती है, फॉल्स बिलीव्स हैं, वो जो हैं वो रुक जाए। और फिर उसके बाद जो है साइकोथेरेपी इसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। उसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी में आप कंसल्ट कर सकते हैं, या आप हैदराबाद में रहते हैं तो हैदराबाद के अंदर भी जो सर कावाजी हॉस्पिटल है हैदराबाद का सबसे बड़ा, तो वहाँ पर भी साइकेट्रिस्ट और आई थिंक अब वहाँ पे साइकोलॉजिकल क्लिनिक या काउंसलिंग सेंटर भी बन गया है, उसका भी इफ्तिताह हो गया है, तो वहाँ पर आप सर्विसेज जो हैं अपनी ले सकते हैं, वहाँ दिखा सकते हैं OPD में। और अगर कराची आके दिखाना चाहें तो आप यहाँ भी दिखा सकते हैं। बाकी ब्लड प्रेशर के लिए डेफिनेटली आपको जो मेडिकल जनरल प्रैक्टिशनर्स डॉक्टर्स हैं उनको GPs को उनको दिखाने की ज़रूरत है, ताकि वहाँ से भी उसके लिए मेडिसिन्स भी लें। उसके लिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। आई एम मज़हर अली फ्रॉम हैदराबाद। अच्छा, ये वही वाला सवाल है। अच्छा, इस पर शिज़ोफ्रीनिया पे हमारा एक प्रोग्राम है, फ्राइडे को होगा 10 बजे। ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनेशनल सोसाइटी ट्रांसफॉर्मेशन इंस्पायर फॉर बेटर लिविंग का जो पेज है उस पे होगा। उसका लिंक भी मैं इस वाले पेज पे मैं शेयर कर दूंगी, ताकि वो आप देख सकें, वो शिज़ोफ्रीनिया पर ही होगा। ओके मैम, वी नो वी हैव प्रोक्रेस्टिनेशन बट स्टिल डिड नॉट सक्सेसफुली ओवरकम, सो व्हाट स्ट्रैटेजीज शुड बी followed and what can be the reason of these things, what psychological explanation are beyond that so far। देखिए, प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है कि हम अपनी चीज़ों को डिले कर देते हैं ना, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं।
कुछ लोग जो हैं वो चाहते हैं कि चीज़ों को परफेक्ट वे में करें, इस वजह से भी डिले करते हैं। कुछ लोग जो है वो चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे होते, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से चीज़ें डिले होना शुरू हो जाती हैं और जो आपकी डेडलाइन है वो करीब आ जाती है। जब वो करीब आ जाती है तो डेफिनेटली फिर वो एनजाइटी और स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि आप उसको कर नहीं पाते और वो चीज़ जो है हो नहीं पा रही होती, या शुरू में डिफ़िकल्ट लग रहा होता है, उसको प्रायोरिटाइज नहीं किया हुआ होता, जिसकी वजह से वो नहीं हो पाता। इस पे भी हमारा एक प्रोग्राम है, डॉक्टर सोबिया ने किया था प्रोक्रेस्टिनेशन पे। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, आप वीडियो सेक्शन में जाइए, उसको देखिए, वहाँ से काफ़ी हद तक जो है आपको हेल्प जो है वहाँ से मिल जाएगी। स्टैमरिंग के बारे में बताइए जी। स्टैमरिंग जो है ये बेसिकली स्टटरिंग या स्टैमरिंग, हकलाना, यानी चीज़ों जब आप बात कर रहे होते हैं या अपने जुमले जो बोल रहे होते हैं उसमें फ्लुएंसी जो है उसका ना होना, या चीज़ों को रुक रुक के बोलना, ये एक स्पीच से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इस पे हमारी जो स्पीच थेरेपिस्ट हैं डॉक्टर राहिला, उन्होंने एक प्रोग्राम किया था स्टटरिंग पे, वो भी हमारा वीडियो लिंक पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं और उनको डॉक्टर राहिला से कंसल्ट भी कर सकते हैं। और स्टटरिंग के साथ साथ कभी कभार ये भी होता है कि साइकोलॉजिकली या स्ट्रेस या एंजाइटी का भी शिकार होते हैं, तो उसके लिए जो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, साइकोथेरेपी है, वो भी हेल्प आउट करती है। तो उसके लिए आप सेशंस जो हैं ले सकते हैं। ओके, थैंक यू। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बोला नहीं, अब मैं जा रहा, मेरे हाथ से सेशन जो है क्लोज करना पड़ेगा। देखिए, ड्रग एडिक्शन के लिए जो है एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं कराची में काफ़ी सारे, वहाँ से आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं। अगर आप इंस्टीट्यूट के पेज पे इनबॉक्स करते हैं, आई विल शेयर द लिंक्स। Okay. Infusion of antioxidant amino acid for early normalization of chemical changes. ठीक है जी, थैंक यू जी। वे मैंने बता दिया, ड्रग एडिक्शन के लिए एडिक्शन सेंटर्स जो हैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटी में जाइए। थैंक यू रुबीना मुख्तार, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के ज्वाइन करने का। तो इंशाल्लाह फिर कोई प्रोग्राम रखेंगे। मेरा गला थोड़ा सा आज मुझे पता चला है कि जो है ठीक नहीं हुआ है, अभी तक मैं इतनी लंबी लंबी बात नहीं कर रही थी तो मुझे पता नहीं चला। तो आज के सेशन से मुझे ये फीडबैक मिला है कि मुझे अभी थोड़ा और ख्याल रखना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग भी ख्याल रखें अपना, खुश रहें, आबाद रहें, पॉजिटिव रहें। थैंक यू वेरी मच।